हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बायोलॉजी का वन लाइनर का सीरीज जो चल रहा था हमारा, वो सीरीज लगभग खत्म हो चुका है। लगभग मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ पॉइंट्स उसमें हो सकते हैं कि जो रह गए हों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, जो रह गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज से हम लोग बायोलॉजी के डिटेल्ड वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, जिसमें कि बायोलॉजी के हर पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी टर्म्स हैं उसको डिफाइन करेंगे। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, वो सारे प्रश्न सॉल्व हों, ऐसे इस तरह से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी चैप्टर टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी का एक चैप्टर है टैक्सोनॉमी, जिसको कि हिंदी में वर्गीकी कहते हैं। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी में एंटर करने से पहले हम बायोलॉजी को समझेंगे, जीव विज्ञान को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम इस सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम टैक्सोनॉमी या फिर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डायवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता, जैविक वर्गीकरण को हम ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक तरह से नहीं समझ पाने का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले तो हमें बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या चीजें? बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। तो आज से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेकर जो मैक्सिमम हो सकता है, जो मेरे कह सकते हैं ना कि मेरे तरफ से जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है वो लगाकर आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं साइंस को। देखिए, साइंस जो है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है। किससे बना है? एक लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो। तो साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, जिसको अध्ययन करने के लिए या फिर जिसको अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जनरली हम लोग जानते हैं कि हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में जब हमने डिवाइड किया तो यहीं से हमें मिला फिजिक्स, मिला केमिस्ट्री, मिला एंड बायोलॉजी मिला। तो आज से हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले। ठीक है, फिजिक्स के डिटेल्ड वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं, या फिर कईयों ने देखा भी होगा। केमिस्ट्री का बायोलॉजी के बाद हम लोग केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर को कवर करते चलेंगे। तो फिलहाल आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बेसिक टर्म्स के बारे में, कि बायोलॉजी क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जितने भी सजीव हैं जिसमें जीवन होता है। देखिए, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा जो है, ग्रीक भाषा जो है उसके 2 शब्द बायोस और लॉगोस से लिया गया है। बायोस और लॉगोस से। बायोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है जीव विज्ञान। जीव मतलब जिसमें जीवन है, जीव जिसमें कि जीवन है मतलब लाइफ है ना। और विज्ञान मतलब जानना, साइंस मतलब जानना, टू नो समथिंग। ठीक है, तो कहता है जीव विज्ञान जो है एक शब्द बायोलॉजी का हिंदी अर्थ है। और जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी शब्द कहता है ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना। बायोलॉजी कहां का है? तो ग्रीक का शब्द है, ग्रीक है। ठीक है, और बायोलॉजी जो है दो ग्रीक भाषा के 2 वर्ड से बना हुआ है। एक होता है बायोस, दूसरा होता है लॉगोस। कौन कौन सा? बायोस एंड लोगोस। यहां पर लिखा हुआ भी है बायोस तथा लोगोस से बना हुआ है। बायो का अर्थ होता है जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। बायोस जो है शब्द है, इसका अर्थ होता है जीवन। और लॉगोस का अर्थ होता है स्टडी करना या अध्ययन करना। कहता है लॉगोस का अर्थ क्या बताया? जीवन, स्टडी करना, है ना। अब यहीं से देखिएगा, तो जिस विज्ञान की वह शाखा, मतलब विज्ञान का वह ब्रांच, साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं या स्टडी ऑफ लाइफ जो होता है, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द क्लियर हो गया होगा।
कि बायोलॉजी शब्द कहां से आया है, तो ग्रीक से आया है। ग्रीक शब्द बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक का है और इसी का हिंदी रूपांतरण क्या कहता है, जीव विज्ञान होता है। और बायोलॉजी जो है दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन, लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी करना। तो इसी से हमें प्राप्त होता है कि बायोलॉजी का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, जीवन का अध्ययन करना। तो विज्ञान की शाखा है ना, मैंने बताया विज्ञान को 3 भाग में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, जीवन का स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन भी कहते हैं, जिसमें जीवन हो, जीवन के साथ जो भी जीव जुड़ते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत समझते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, हम लोग हो गए, या फिर कोई मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर कोई जीव हो गया, सबको हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। कहता है कि जीव विज्ञान जो है उसका जनक जो है उसको किनको कहा जाता है, अरस्तु को। इन्हीं को अंग्रेजी में एरिस्टोटल भी कहा जाता है, इनको हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है। ये एक यूनानी दार्शनिक थे, क्या थे, फिलोसोफर थे, यूनानी फिलोसोफर थे जिनका नाम है एरिस्टोटल। कई जगह पर अरस्तु भी मिलता है, एरिस्टोटल का ही हिंदी होता है अरस्तु। ठीक है, तो एरिस्टोटल को ही जीव विज्ञान का जनक भी कहा गया है, और जीव विज्ञान के जनक के साथ साथ एरिस्टोटल को जो है कंसिडर एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। याद रखिएगा, जीव विज्ञान का क्या कहा गया, इसको जनक कहा गया एरिस्टोटल साहब को। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, याद रखिएगा कि जीव विज्ञान आगे चलकर 2 भाग में बढ़ जाता है। जीव विज्ञान जो है वो आगे चलकर जो है बायोलॉजी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब किस किस में डिवाइड होगा, एक हो जाएगा जूलॉजी, एक हो जाता है बॉटनी। कौन कौन सा पार्ट है बायोलॉजी का, 2 पार्ट है, एक जूलॉजी हो जाएगा, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। जूलॉजी जो है बायोलॉजी का एक भाग है जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी जो है वो बायोलॉजी का वह भाग है जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्लांट्स अगर हमें करना हो तो हमें बॉटनी लेना होगा। अगर हमें डिटेल्ड स्टडी ऑफ जंतु करना हो, एनिमल्स करना हो, ह्यूमन बींग्स करना हो, तो हमें जूलॉजी की जरूरत होती। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं जो वनस्पति विज्ञान है, जो बॉटनी है, बॉटनी के जो फादर हैं उन किनको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साहब जो हैं वो वनस्पति विज्ञान, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग बॉटनी भी कहते हैं, बॉटनी के क्या कहलाते हैं, फादर या जनक कहलाते हैं, है ना, इंग्लिश में भी है। थियोफ्रेस्टस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, कहता है कि जीव विज्ञान का अध्ययन 2 भागों में विभक्त किया गया है। मतलब जीव विज्ञान को भी स्टडी की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक का नाम है जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी, दूसरे का नाम है बॉटनी, जिसको कि हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। याद रखिएगा, जीव विज्ञान को भी अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक होता है आपका जंतु विज्ञान, जिसको कि जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा होता है बॉटनी, जिसको कि वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी के अंतर्गत हम लोग सिर्फ वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं जंतु विज्ञान क्या चीज है। तो जंतु विज्ञान जो है, कहता है ग्रीक शब्द जो है, ग्रीक भाषा जो है उसका शब्द है जूलॉजी। जंतु विज्ञान जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द जो है जूलॉजी, उसी का हिंदी रूपांतरण हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अब जूलॉजी जो है वो भी 2 ग्रीक भाषा के ही 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या नाम है, जून्स, जून और लोगोस। जून का अर्थ होता है जंतु, जून का अर्थ क्या होता है, जंतु, और लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। तो
इसी से हमें प्राप्त होता है कि जूलॉजी का अर्थ क्या हो गया, जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाएगा, जूलॉजी। तो जूलॉजी कहाँ की भाषा है, तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों से मिलकर बना है, जून और लॉगोस, जिसका अर्थ होता है, जून का अर्थ होता है जंतु और लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो उसी प्रकार से जिस तरह से हमने बायोलॉजी को देखा, बायोस एंड लॉगोस, बायोस लाइफ, लॉगोस अध्ययन करना, तो जीवन का अध्ययन बायोलॉजी और जंतु का अध्ययन तो जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो कहता है प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु, एरिस्टोटल प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु, एरिस्टोटल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम याद रखिएगा नाम, कि अरस्तु या एरिस्टोटल का जो पुस्तक है वो क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन आदि के बारे में वर्णन किया। इसीलिए एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ जंतु विज्ञान का भी जो जनक है वो किनको कहा जाता है, एरिस्टोटल या अरस्तु को ही कहा जाता है। इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि क्या कहा हमने, तो यहां पर हमने कहा था जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु है, एक यूनानी दार्शनिक है। यहां पर भी हम कह रहे हैं कि जो अरस्तु हैं, जो एरिस्टोटल हैं, वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक एक पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं की रचना हो गया, तो स्वभाव, जनन, इन सब के बारे में डिटेल किया। तो पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसी कारण से जो है इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहा जाता है ना, फादर ऑफ जियोलॉजी, या फिर आप कह सकते हैं जंतु विज्ञान का जनक भी किनको कहा जाता है, एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। जो अरस्तु यहां पर हम देख रहे थे जीव विज्ञान के जनक थे, वही अरस्तु साहब जो एरिस्टोटल साहब हैं, वही क्या है, जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। एरिस्टोटल जो है वो जूलॉजी के भी जनक हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी इनको कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। कोई भी प्रकार का अगर आपको सवाल होगा तो डायरेक्ट आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप डायरेक्ट बताएं कि कोई भी समस्या है, तो डायरेक्ट आप कमेंट करें, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम बायोलॉजी को जितना हो सके आसान बना दें आपके लिए, जितना हो सके आसान बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग बायोलॉजी को एक वास्ट विषय, क्योंकि बायोलॉजी को कई लोग वास्ट विषय के रूप में समझते हैं, मतलब ऐसा विषय जो कठिन हो। कठिन विषय नहीं है, बस इसके टर्म्स थोड़े कठिन होते हैं, इसके जो वर्ड्स होते हैं कुछ कठिन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसानी से इसको पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग, पहला हमने देखा जंतु विज्ञान, जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाएगा, याद रखिएगा क्या नाम बताएंगे, अरस्तु बताएंगे, एरिस्टोटल बताएंगे, किसमें, हिस्टोरिया एल्यूमिना में बताएंगे, पुस्तक लिखा था उन्होंने। अगर आपको पूछा जाए जीव विज्ञान के जनक, तो क्या बताएंगे, अरस्तु ही बताएंगे, ठीक है। अब देखिए वनस्पति विज्ञान जीव की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पादपों की संरचना पढ़ते हैं। मैंने बता दिया कि वनस्पति विज्ञान जो है जूलॉजी में हम जीवों की संरचना, जीवों का कार्य, जीवों का जनन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, इनमें हम पादप की क्रियात्मक कार्यों के बारे में पढ़ते हैं, पादप जो हैं उनके कार्यों के बारे में विशेष कर पढ़ते हैं। तो कहता है पादपों की संरचना तथा उनकी विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कहता है वनस्पति विज्ञान कहलाती है। वनस्पति विज्ञान ग्रीक भाषा, फिर से ग्रीक भाषा बॉटनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। याद रखिएगा जो बॉटनी है वो ग्रीक भाषा का, जो हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं ना, तो वनस्पति विज्ञान जो है वो बॉटनी का हिंदी है, और वो बॉटनी शब्द जो है वो कहाँ का है, तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है,
कहां का शब्द है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसमें कि आपका आता है बूटी। क्या आता है? बूटी, जिसको कि हम लोग पादप कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। तो कहते हैं कि जिस विज्ञान की शाखा में हम लोग पादप के बारे में पढ़ते हैं वही बॉटनी हो गया, है ना। बॉटनी किससे बना है? जिसका अर्थ क्या है? बूटी या पादप। चूंकि पादप जगत वर्गीकरण का जो है उनके गुण, रूप, परिणाम, आधार पर सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने वर्णन किया था या फिर बताया था। इसीलिए वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो किनको माना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है आपका थियोफ्रेस्टस का। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, वहां पर हिस्टोरिया एल्यूमिना था, लेकिन यहां पर क्या है? हिस्टोरिया प्लांटारम। क्या है? हिस्टोरिया प्लांटरम है, प्लांटरम ही याद रखिएगा, प्लांटारम भी कह सकते हैं इसको, प्लांटारम, हिस्टोरिया प्लांटारम। ठीक है, देखिए इंग्लिश है ना, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, अगर दिक्कत होती है तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, ठीक है ना। अंग्रेज हमें लूटा तो हम अंग्रेजों को लूट लेंगे उसको अंग्रेजी खराब करके, तो तोड़ तोड़ के पढ़िए, ठीक है। तो क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम है। तो वो पुस्तक किसने लिखा? तो याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस साहब ने लिखा, जिसमें उन्होंने पादप के बारे में वर्णन किया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। किनको? थियोफ्रेस्टस साहब को। तो अब 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, याद रखिएगा। जीव विज्ञान के जनक अगर पूछा जाए तो एरिस्टोटल या अरस्तु को कहेंगे। अगर जंतु विज्ञान का जनक कहा गया तो भी अरस्तु या एरिस्टोटल को कहेंगे। अगर आपसे वनस्पति विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? थियोफ्रेस्टस कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, कहता है सजीवों का गुण। देखिए हम लोग बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? सजीव के बारे में पढ़ते हैं। सजीव, दो शब्द है, स और जीव। अब स का अर्थ होता है सहित होता है, मतलब स का मतलब होता है सहित, और जीव मतलब जीवन, जो जीवन के साथ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सजीवों के क्या गुण होते हैं? तो याद रखिएगा क्या है? तो कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसमें? कोशिकीय संगठन होता है। देखिएगा कि प्रत्येक जीव जो है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, कोई भी जीव, प्लांट को भी जीव के संदर्भ में अभी फिलहाल रखिए, बाद में हम लोग इसको बाइफरकेट करेंगे। जब हम लोग टैक्सोनॉमी में आएंगे तब हम लोग इसको बाइफरकेट करेंगे कि प्लांट किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम कहां से आएगा, वर्टिब्रा क्या होगा, नॉन वर्टिब्रा क्या होगा, इस सब के बारे में, कशेरुकी और कशेरुकी क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल करेंगे। फिलहाल तो हमें यह समझना है कोशिकीय संगठन। प्रत्येक जीव, जिनमें जीव है, जीवन है, तो वो जीव जो है एक सूक्ष्म इकाई से बने होते हैं। वो सूक्ष्म इकाई जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग सेल। क्या कहते हैं? सेल। हिंदी में इसी को कहते हैं कोशिका। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका के बारे में भी डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कोशिका संगठन मतलब प्रॉपर, अगर हमारे बॉडी में कोशिका का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहा था, अगर संगठन नहीं बना रहा था, क्या हमारा शरीर इस प्रकार से होता जिस प्रकार से अभी है? तो सजीवों का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं संगठित रूप से जो है वह कार्य कर रही है या फिर संगठित रूप से बनी हुई है। इसीलिए ये सजीवों का गुण होता है कोशिकीय संगठन। दूसरा जो है वो क्या है आपका? वृद्धि। क्या करता है? समय के साथ हम वृद्धि करते हैं, चाहे वो हमारे अकल में वृद्धि हो, चाहे वो हमारे शरीर का वृद्धि हो, हम किसी न किसी तरह से हम हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। ये भी क्या है? सजीवों का गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्योंकि निर्जीव ना कभी बढ़ता। अच्छा कुर्सी लाएं, कुर्सी क्या उसका साइज बढ़ जाएगा रहते रहते, लेकिन वहीं अगर प्लांट खरीद के ले आए तो समय के साथ उसमें वृद्धि होगी। अगर हम प्लांट्स लाएं उसमें कोशिकीय संगठन बनते जाएंगे। लीफ का कोशिकीय संगठन अलग होगा, उसका जो बार्क होगा, छाल होगा, उसका अलग संगठन होगा, उसका जो तना होगा, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, है ना।
तो ऐसे ऐसे संगठन भी होंगे, वृद्धि भी करेगा और साथ में वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, जनन भी करेगा। ये सजीवों का लक्षण है। निर्जीव ये सारे काम नहीं कर सकते। निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं है, बिना जीवन के जो होते हैं उन्हें निर्जीव कहा जाता है। जीवन रहित को निर्जीव नाम दिया गया, निर्जीव की संज्ञा दी गई है ना। तो हम क्या है, सजीव हैं, निर्जीव नहीं है। हमारे अंदर वो आग है, पैशन है, जिससे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रजनन क्या है, ये सजीवों का गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने जैसे संतति को जन्म देने की क्षमता रखता है। ये सजीवों का एक गुण होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद बात करते हैं, चेतना होती है हमारे अंदर। क्या होती है, चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होता है। अब चेतना क्या चीज होती है, क्या बला है, तो याद रखिएगा हमारे अंदर इस बात की चेतना है कि आप कौन है, हम कौन है। ये तो चेतना की ही बात है ना। अब देखिए, चेतना जो है वो दो तौर पर डिवाइड किया जाता है। अगर हम समझने के प्रयास से देखें इसको, दो तरह से हम इसको डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक हम स्पिरिचुअल लेवल पर बात कर सकते हैं, एक हम साइंस के लेवल पर बात कर सकते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अगर आप मिला दें तो एक होता है विजडम। आपके अंदर क्या आएगा, विजडम आएगा। साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अगर आप मिला दीजिएगा तो आपके अंदर एक बहुत तेज विजडम उत्पन्न होगा, बहुत विजडम हो जाएगा, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। ये बुद्धिजीवी, आज का जो बुद्धिजीवी है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ किताब वाला बुद्धिजीवी है। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे। हम क्या बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी और साइंस को जब हम मिला देंगे तो यही असली विजडम है, यही असली ज्ञान है, विज्ञान है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे चेतना की, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। तो चेतना को हम विज्ञान में भी परिभाषित कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी परिभाषित कर सकते हैं। आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से भी परिभाषित हो सकता है और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी परिभाषित हो सकता है। अब चेतना क्या होती है, जैसे अगर हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो ये हमारा चेतना ही है। अगर हम जगे हुए हैं, हम सोए हुए हैं, तो ये भी हमारी चेतना ही है। अब विज्ञान के दृष्टिकोण से गर्मी है, ठंडा है, एहसास हो रहा है, हमें कुछ चीज फील कर रहे हैं, ये क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी चेतना है ना। हमारे अंदर क्या चल रहा है, ये भी क्या है, चेतना ही तो है जो कार्य कर रही है, हमें बोलने को कह रहा है तो हम बोल रहे हैं। आपको सुनने की इच्छा हो रही है, आपकी चेतना ऐसी है कि आपकी चेतना जागृत है, आप हमारी बातें भी सुन पा रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें कहां पर डिपेंड करती है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। अब अवचेतन मन हो गया, सचेतन मन हो गया, ये सारी चीजें अलग अलग टर्म्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर अभी नहीं इंटर करेंगे, कभी बात करेंगे इस बारे में बैठ के हम लोग, है ना, आराम से बात करेंगे। देखिए, उसके बाद एक और सजीव का गुण होता है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। चयापचय क्रियाएं होती है हमारे शरीर। ये भी क्या है, एक जो सजीव है, जो जीवित प्राणी है, उसके अंदर का एक बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के अंतर्गत जो है हमारे शरीर में कुछ जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं में बदल जाते हैं, या फिर कुछ सरल अणु जो है वो संगठित होकर कुछ जटिल अणुओं में बदल जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, उपापचय कहा जाता है या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसी के अंतर्गत आपका जो है मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ही श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, जिसमें कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत जो है श्वसन भी है, जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है ना। तो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, एक क्या है, प्रोसेस है। उपापचय जो है एक प्रकार का प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि क्या होता है कि कोई सरल अणु जो है वो टूटकर, या फिर सरल अणु जब होगा वो संगठित होकर एक जटिल अणु में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कोई जटिल अणु होगा वो टूटकर क्या होगा, छोटे अणुओं में बदल जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो होती है दो प्रकार से होती है, एक होता है एनाबॉलिज्म, होता है एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, दूसरा कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। एक क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, दूसरा कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसको कहते हैं उपचयन क्रियाएं और अपचयन क्रियाएं। ठीक है, उपचयन क्रियाओं और अपचयन क्रियाओं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कल। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना, चीजों को समझिए।
क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं अब आपको डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा, मतलब आपकी जो वीडियो होगी उसकी लेंथ बहुत बड़ी नहीं रखूंगा, ताकि आप आराम से पढ़ सकें, है ना, आपको पढ़ने में सुविधा हो, क्योंकि नींद ना आए ऐसी भी व्यवस्था मैं करूंगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जो पॉइंट्स मैंने समझाए उसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जो प्रश्न के दृष्टिकोण से उत्पन्न क्या कहते हैं, उत्कृष्ट हैं। जैसे जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल, जंतु विज्ञान के जनक एरिस्टोटल। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पुस्तक लिखा गया हिस्टोरिया, है ना, हिस्टोरिया एनिमेलिया। अगर आपसे वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे जाए थियोफ्रेस्टस साहब, थियोफ्रेस्टस साहब। अगर आपको पूछा जाए थियोफ्रेस्टस साहब ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो हिस्टोरिया प्लेंटरम, प्लांटेरम, प्लांटेरम याद रखिएगा, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। तो ऐसे कुछ प्रश्न यहां से उठते हैं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आएंगी और आगे भी पॉइंट्स में क्लियर करता रहूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में जितना हो सके मैक्सिमम लाइक कीजिए और कमेंट, अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट करें। किसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट करें। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।